नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज सीईआरसी आई 23 का चैप्टर 3 जो कि बात करता है कनेक्शन कोड्स के बारे में। अब कनेक्शन कोड क्या होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अगर वो कनेक्ट होना चाहता है आईएसटीएस मतलब इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से, तो उसके कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। तो बस चैप्टर 3 उन्हीं के बारे में डिस्कस करता है। तो अगेन जो हमारा फॉर्मेट है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ही है। आइए देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चैप्टर 3 क्या कवर करता है? तो बेसिकली ये कवर करता है टेक्निकल और जो डिजाइन क्राइटेरिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अगर आईएसटीएस सिस्टम से कनेक्ट होना है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसके बारे में डिस्कस करता है। कौन इसकी परमिशन ग्रांट करता है, किसी भी यूज़र को अगर आईएसटीएस सिस्टम से कनेक्ट होना है तो। तो बेसिकली जो सीटीयू है, जो हमारा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ होते हैं, वो जीएनए रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी यूज़र्स को कनेक्ट होने के लिए परमिशन ग्रांट करते हैं। और यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन लाइसेंसेस या फिर क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ भी है, अगर वो भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको फर्स्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। कौन-कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिनको किसी यूज़र को फुलफ़िल करना होता है, अगर वो फर्स्ट टाइम या फिर कोई बड़े मॉडिफ़िकेशन के बाद अगर आईएसटीएस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है तो। तो बेसिकली उसको जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उनको पहले फुलफ़िल करना होता है, उसके बाद वो जाके किसी भी हमारे आरएलडीसी, एलडीसी या एसएलडीसी में वो एप्लीकेशन कर सकता है। कौन-कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि कब किए जाते हैं? जब आपको कनेक्टिविटी की परमिशन तो मिल गई है, बट आपने अभी तक सीओडी डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस बीच के फेज़ में जब आप अगर हैं और आप चाहते हैं कि आपका सीओडी डिक्लेयर हो जाए, मतलब आप कमर्शियल ऑपरेशन करने लग जाएँ, तो उस बीच में कुछ टेस्ट होते हैं। तो वो कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? तो बेसिकली इन टेस्ट के बारे में चैप्टर 5 में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे कि मैक्सिमम कंटीन्यूअस सेटिंग हो गया, जो भी वॉइस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हो गए, जो इन सबको टेस्ट किया जाता है और ये सर्टिफ़ाइड किए जाते हैं रिस्पेक्टिव आरएलडीसी के साथ। तो उसके बाद ही आपको सीओडी के लिए अलाउ किया जाता है। तो कौन-कौन से ऐसे रेगुलेशंस और जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि यूज़र्स को फुलफ़िल करना होते हैं बिफोर कनेक्टिंग टू द आईएसटी सिस्टम। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे बेसिकली ये कवर करते हैं कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हो गए, सेफ्टी से रिलेटेड हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब जो इसका जो अब आप चैप्टर 3 अगर जब ओपन करेंगे आप उसका पीडीएफ, तो आपको सेकंड पेज में ही ऐसे 10 से 15 ऐसे रेगुलेशंस मिल जाएँगे, जो डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी यूज़र को फॉलो करना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे सीआई का टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिविटी टू द ग्रिड रेगुलेशन 2007, सीआरसी का कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2017, सीआई का ग्रिड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2010। ऐसे और भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, जैसे कि हम बात करें सीआई का टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन पावर सिस्टम ऑपरेशन, सी सीईआरसी का फर्निशिंग ऑफ टेक्निकल डिटेल्स बाय जनरेटिंग कंपनीज 2009। तो ऐसे कई सारे ऐसे रेगुलेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे कि जो किसी यूजर को फुलफिल करना होता है इनटू आईएसटीएस से। जो परमिशंस दी जाती है आईएसटीएस से कनेक्ट होने की, वो किस तरीके से ग्रांट की जाती है? तो बेसिकली उनका जो बेस रहता है वो हमारा जो ग्रिड कोड ऑफ इंडिया है, जो कि जीएनए रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से रहता है। अगर कोई सिस्टम फर्स्ट टाइम एनर्जाइज हो रहा है या फिर बहुत बड़े मॉडिफिकेशन के बाद अगर वो वापस से आईएसटीएस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है, तो उसके प्रोसीजर को कौन एस्टेब्लिश करता है? तो बेसिकली जो एनएलडीसी होता है वो उसके प्रोसीजर को बनाता है, बट एनएलडीसी अकेले ये काम नहीं करता है। वो जो वहाँ का रिस्पेक्टिव रीजनल पावर कमेटी रहेगा, उसको वहाँ का आरएलडीसी और जो अगेन जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, उन सबके कंसल्टेशन के साथ ही इस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करता है, जिससे कि ग्रिड के स्टेबल ऑपरेशन में कोई इशू ना हो। दो क्वेश्चन है हैं, बट इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस है, उनको समझते हैं। यह दोनों क्वेश्चन कनेक्टिविटी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट है कि दोनों क्वेश्चंस में एक में यूज़र सीटीयू के साथ एग्रीमेंट कर रहा है और एक में इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन लाइसेंसेस सीटीयू के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये है कि कब सीटीयू और कोई यूज़र एक कनेक्टिविटी एग्रीमेंट करेगा। तो जब भी कोई यूज़र कनेक्ट होना चाहेगा, अब यहाँ पे यूज़र कोई भी हो सकता है, पावर प्लांट हो सकता है, कोई या फिर बड़ा कंज्यूमर हो सकता है। अगर वो कनेक्ट होना चाहता है आईएसटी सिस्टम पे, तो तब वो कनेक्टिविटी एग्रीमेंट का साइन करेगा सीटीयू के साथ। और यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन लाइसेंसी अगर वो होना चाहता है, वो कब कनेक्टिविटी एग्रीमेंट साइन करेगा? तो वो कब करे जब उसको अवार्ड हो जाता है प्रोजेक्ट, बट कनेक्शन किया नहीं है। बीच वाले फेज में वह सीटीयू के साथ अपना कनेक्टिविटी एग्रीमेंट करेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑपरेशन का, प्रोटेक्शन, कोऑर्डिनेशन का, डाटा शेयरिंग का, वो किस तरीके से उसको एन्श्योर किया जाता है। तो बेसिकली हर साइट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूल होता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन और जो ऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इन सब से रिलेटेड उसको फुलफिल किया जाता है।
जो एक किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रिक सिस्टम को अगर फर्स्ट एनालाइजेशन हो रहा है, उसके 6 महीने पहले एक जॉइंट स्टडी होता है। उसका पर्पस क्या है? तो उस स्टडी का पर्पस ये रहता है कि अगर उसमें कोई भी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट आ रहा है, उसके एनालाइजेशन के मतलब उसमें हमको ये स्टडी करना है कि एनालाइजेशन के बाद कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं आएगा हमारा, बस उसको स्टडी करने के लिए 6 महीने पहले एक स्टडी होता है। अगर कुछ कंस्ट्रेंट आ रहा है तो उसको उसी टाइम पे उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, जिससे कि जब 6 महीने बाद वो उसका एनालाइजेशन हो रहा है तो कोई इश्यू ना आए, जिससे हमारी ग्रिड की सिक्योरिटी में भी कोई इश्यू ना हो। कौन-कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम की हमको रिक्वायरमेंट्स होती है जिससे कि जो हमारे हेल्प करती है ग्रिड के ऑपरेशन सुपरविज़न में और डाटा एक्सचेंज में और कम्युनिकेशन में। तो बेसिकली इससे रिलेटेड रेगुलेशंस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे सीईआरसी का कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2007 और सीएई का टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो ये दोनों जो रेगुलेशंस है ये अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं कि कौन-कौन सी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट रिलायबल स्पीच डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम ये हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम इस तरीके की जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। जो प्रोसीजर होती है इंटर-स्टेट इंटरकनेक्शन की, उस स्टडी को कौन पब्लिश करता है? तो एनएलडीसी उसको पब्लिश करता है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है और जो उसमें जो डाटा शेयरिंग होना है या फिर जो उसमें एक तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी का रिक्वायरमेंट है, उसको कौन एस्टेब्लिश करता है? अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके अंदर हमको कम्युनिकेशन सिस्टम होना मतलब जो कम्युनिकेशन होना है विदिन दी आरएलडीसी हो गया, यूज़र्स हो गया, तो वो कौन एस्टेब्लिश करेगा? और जो उसमें जो डाटा जनरेट होगा, जैसे कि मास डाटा इसमें जनरेट होता है, क्योंकि रियल टाइम में काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उस डाटा का शेयर इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि कहीं डिस्टेंस से किसी चीज़ को ऑपरेट करना है, तो इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली जो ये सब जो है, ये सब यूज़र्स को प्रोवाइड करना पड़ते हैं, ये सब सिस्टम यूज़र्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसकी रिलायबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जाता है? अब जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इसका रिलायबल होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी डाटा शेयरिंग होना है, डाटा का रिकॉर्ड होना और उसको डाटा लिंक सही होना और उसका सही जगह पे स्टोर होना, यह सब का रिलायबिलिटी काफ़ी इंश्योर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन सबको रियल टाइम में इन सबको मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है। किसके द्वारा? इनको सीटीयू, एसटीयू, एसएलडीसी, आरएलडीसी ये सब इनको रियल टाइम में इनको चेक करते हैं कि हाँ, यह हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और डाटा ट्रांसफर सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम चैप्टर 3 में बात करें कि किस तरीके की इसमें डिस्कशन था, तो कोई भी अगर सिस्टम आईएसटीएस सिस्टम से अगर कनेक्ट होना चाहता है, तो उसके लिए कौन-कौन से टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू इट्स अ सीओ बिफोर सीओडी टेक्निकल जो भी इसको परफॉर्मेंस फुलफिल करना है, वो सब। तो ये इसके बारे में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे अन्य रेगुलेशंस को भी इसमें रेफरेंस में लिया गया है कि वो सब रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद ही आप कनेक्टिविटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह एक अम्ब्रेला हम इसको चैप्टर 3 को कनेक्शन कोड को हम अम्ब्रेला कोड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशन को फुलफिल की होना है, उसके बाद जाके आप किसी से आप आईएसटी सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो चैप्टर 3 के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।